नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीएचयूबी स्टडी चैनल में। तो हम लोगों ने पाठ्यक्रम की वीडियोस देख लिए थे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम लोग अपने पाठ्यक्रम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब जो आपको इस सिलेबस में पढ़ना है वह मेन है आधुनिक काल। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था उस वीडियो में कि यदि आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं आपको बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जो आधुनिक काल है हमारा, ठीक है, जो हिंदी साहित्य है उसको जो कि साहित्यकार है, जो कि साहित्य के इतिहासकार है, उन्होंने उसको क्रमिक हिसाब से बांट दिया है कि जिस हिसाब से जिस काल की प्रवृत्ति देखी गई उस हिसाब से उस काल में बांट दिया गया है। और इसका हम लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि किन किन साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो कि सबसे प्रामाणिक किताब मानी जाती है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक जैसे पहले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था भक्तिकाल और रीतिकाल। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चार कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, विभाजन का क्या कारण है, ठीक है, वो सब हम अगले सेमेस्टर में देखेंगे। विस्तार से हमें अगले सेमेस्टर में यही सब पढ़ना है। फिलहाल इस सेमेस्टर में आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यही हम लोगों को आगे वाले सेमेस्टर में भी पढ़ना है। तो आधुनिक काल जो है उसका समय काल अगर देखा जाए तो 1843 ईस्वी से अभी तक का समय को आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वे जो काल विभाजन करते थे वो संवत में करते थे, विक्रमी संवत में। ठीक है, तो जो ईस्वी में 57 यदि आप ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो विक्रमी संवत बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक विभाजन का, जैसे ईसा पूर्व ये सब होता है वैसे भी एक विक्रमी संवत है। तो उन्होंने संवत 1900 ईस्वी से अभी तक के युग को आधुनिक काल कहा। अब आधुनिक काल क्या है इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग विषय प्रवेश करेंगे। आधुनिक काल वस्तुतः आधुनिक इसलिए है क्योंकि भारत में ब्रिटिशों की नई शासन पद्धति आई। ठीक है, तो जैसा कि चूंकि हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं और जो समाज में घटित होता है उसका साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो आधुनिक काल में ये था कि जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, वो चूंकि वो तो 1600 ईस्वी में ही आ गए थे, लेकिन उनका जो पूर्ण रूप से प्रभुत्व हमारे समाज पे पड़ा वो आधुनिक काल में ही पड़ा। ठीक है, लगभग 1850 1857 की क्रांति के बाद उनका और अधिक प्रभुत्व हमारे भारत पर पड़ा। ठीक है, तो उस समय तक भारत में ब्रिटिश लोग काफ़ी फैल चुके थे। ठीक है, तो उस समय भारत में ब्रिटिशों की नई शासन पद्धति आई 1857 के बाद। एलिजाबेथ जो थी, ठीक है, उनका शासन आया और ब्रिटिशों के द्वारा नए साधनों संस्थाओं का विकास हुआ। ठीक है, जिससे उन्होंने भारत में नए साधनों, अपने लिए ही उन्होंने साधनों और संस्थाओं का विकास किया। इन नए साधनों में डाक, रेल आदि हैं। तो संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज आदि, ठीक है, डाक, रेल, स्कूल, कॉलेज आदि सबका विकास हुआ, जिसके कारण देश में जागरण का दौर आया। और साहित्य में भी, चूंकि स्कूल, कॉलेज, डाक, रेल ये सभी खुले, तो इसके कारण साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, कविता राज दरबार की कहानी से निकलकर जनता के सुख दुख से जुड़ी। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रीतकाल में जो कविता थी वो राज दरबारों में थी, वो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिखी जाती रही हैं। ठीक है, तो उन सब से निकल के जो कविता रही है वो साहित्य के केंद्र में सामान्य मनुष्य आया। जो सामान्य मनुष्य पर कविता लिखी जाने लगी। सामान्य मनुष्य की ठेठ सामान्य भाषा खड़ी बोली भी आई। ठीक है, तो जो कि सामान्य मनुष्य के केंद्र में साहित्य कविता लिखी जाने लगी। तो चूंकि अब सामान्य मनुष्य के लिए कविता लिखी जा रही थी, तो उनको समझने के लिए उनकी भाषा में भी लिखना ज़रूरी था। इसलिए जो अब तक की कविताएं लिखी जा रही थी वो खड़ी ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखी जा रही थी, वे अब खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। तो वहीं हम लोग देखेंगे कि कैसे कविता खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। फिर आधुनिक युग के पूर्व गद्य का उल्लेख और महत्व नगण्य है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अभी तक भक्तिकाल और रीतिकाल में पद्य का महत्व अधिक था। सभी लोग कविताएं, दोहे और काव्य में ही अपनी रचनाएं लिखते थे। ठीक है, लेकिन जब आधुनिक काल आया तो इसमें गद्य का महत्व बढ़ गया। गद्य का संबंध वैचारिकता से है। मैंने आपको पढ़ाया ही है कि जो पद्य होती है, जो कविता होती है, उसका संबंध हृदय पक्ष से होता है और गद्य का संबंध बुद्धि पक्ष से होता है। तो वही है, गद्य का संबंध वैचारिकता से है।
आधुनिकता इस काल में गद्य में ही नहीं पद्य में भी व्यक्त हुई। ठीक है, तो इस काल में जो आधुनिकता है, ठीक है, आधुनिक काव्य या गद्य जो भी लिखा गया वो गद्य में भी लिखा गया और पद्य में भी लिखा गया। भारतीय युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है, जो आधुनिक काल है उसको भी कई युगों में बांटा गया है। जैसे कि पहले है भारतीय युग, फिर द्विवेदी युग, ठीक है, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी, फिर प्रयोगवादी, फिर नई कविता। ठीक है, इसी प्रकार कई युगों में बांटा गया है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि भारतेंदु युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है। तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे द्विवेदी युग पढ़ेंगे, छायावादी युग पढ़ेंगे, भारतेंदु युग तो नहीं है हम लोगों में, फिर भी थोड़ा बहुत तो देखेंगे ही उसके बारे में। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि जैसे पहले कविताएं लिखी जा रही थी पद्य में, ठीक है, वैसी अब कविताएं नहीं लिखी जा रही, अब उन पे गद्यात्मक दबाव ज़्यादा है। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। आज जो भी कविताएं लिखी जा रही हैं, आज हम लोग देखेंगे भी जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो गद्य की भाषा में लिखी जा रही हैं, वो मुक्तक छंद में लिखी जा रही हैं। वैसे कोई छंदों में वैसे तो क्या लय नहीं हो पा रहा है। गद्यात्मकता का दबाव भारतीय युग से ही प्रारंभ हो गया था। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं। रीतकालीन कविता में रीति, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान है। ठीक है, जो रीत काल में कविताएं लिखी जा रही थी उनमें रीति, मैंने पढ़ाया था आपको कि लक्षण, ग्रंथ, ये सब देख के ही कविताएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया आधुनिक युग। ठीक है, अब आधुनिक युग में जैसे कि डॉक्टर जो नगेंद्र हैं उन्होंने इसका काल विभाजन किया है। उन्होंने इस प्रकार काल विभाजन किया है, उन्होंने पुनर्जागरण काल पहला कहा, जिसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है, उसका इन्होंने काल विभाजन किया है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। फिर आता है जागरण या सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहा जाता है, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। छायावाद काल 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। फिर छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल इन्होंने कहा, जिसके अंतर्गत दो माने हैं इन्होंने, प्रगति प्रयोग काल 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अभी तक। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने अनुसार काल विभाजन किया है। और एक तो सामान्य जो चलता है वो ये चलता है कि भारतेंदु युग हो जाएगा एक, जो कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। फिर द्विवेदी काल 1900 से 1918, फिर छायावादी काल 1918 से 1936 ईस्वी, फिर प्रगतिवादी काल 1936 से 1943, फिर प्रयोगवादी काल 1943 से 1951, और फिर नई कविता 1951 से 60, और फिर 60 के बाद 60 कविताएं। ठीक है, तो ये एक सामान्य जो माना जाता है विभाजन वो हो गया, और ये डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी आप लोगों ने आधुनिक काल के बारे में जान लिया है। अब हम लोग अपने पाठ्यक्रम पे आएंगे, और सबसे पहले द्विवेदी युग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।